वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। लॉन्च के पहले दिन ही लक्ष्मी योजना को बम्पर रिस्पॉन्स 1.35 लाख से ज्यादा महिलाओं ने कराया पंजीकरण। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी योजना को पहले ही दिन महिलाओं से अच्छा समर्थन मिला है। योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के एक दिन भीतर रविवार रात 8 बजे तक 1,35,048 महिलाओं ने अपना पंजीकरण करवाया, जबकि 9,660 महिलाओं ने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर अंतिम रूप से आवेदन जमा कर दिया। सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में आवेदन संख्या में और तेजी आने की संभावना है। DMRC की नई योजना 13 स्टेशन पर बनेंगे FOB। बिना मेट्रो लिए आसानी से रोड पार कर सकेंगे लोग। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अहम निर्णय लिया है। DMRC ने दिल्ली के 13 मेट्रो स्टेशनों पर फुट और ब्रिज या सबसे अंडरपास बनाने की योजना बनाई है। इन FOB और सबवे मेट्रो से सफर करने वाले यात्री समेत उन लोगों को भी फायदा मिलेगा जो मेट्रो के लिए बिना सड़क पार करना चाहते हैं। इन FOB को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर आप मेट्रो नहीं ले रहे हैं तो भी आप FOB और सबवे का इस्तेमाल करके रोड पार कर सकते हैं। DMRC के अनुसार लोग मेट्रो स्टेशन के भुगतान वाले क्षेत्र में प्रवेश के लिए बिना ही सड़कों को सुरक्षित रूप से पार कर सकेंगे। MCD की टाउन वेडिंग कमेटियों के लिए पहली बार चुनाव, 41% मतदान हुए। MCD की 23 टाउन वेडिंग कमेटियों के गठन के लिए रविवार को 12 क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। वर्ष 2014 में आए कानून के बाद स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत यह चुनाव हुआ था। इसमें 90,000 पंजीकृत मतदाताओं में 37,000 ने मतदान में हिस्सा लिया, यानी करीब 41% मतदान हुआ। अब मंगलवार को 17 मतगणना केंद्रों पर मतगणना होगी। बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की प्रक्रिया हुई है, इसलिए मतपेटियों को 15 स्ट्रॉन्ग में CCTV और पुलिस सुरक्षा के बीच रखा गया है। दिल्ली में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 10,000 से अधिक सीटों पर बम्पर वैकेंसी। राजधानी में लगातार सामने आ रही बड़े अग्निकांड और दमकल विभाग में लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। DFS में 10,743 नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार के पास भेजा गया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक के मुताबिक विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया था। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न पहलों पर समीक्षा और चर्चा के बाद 10,743 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली में अवैध EV चार्जिंग स्टेशनों का जाल, हर गली में मंडरा रहा हादसे का खतरा। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पर्याप्त और सुरक्षित चार्जिंग ढांचा विकसित न होने का फायदा उठाकर अवैध चार्जिंग स्टेशनों का कारोबार तेजी से फैल रहा है। सोनिया विहार में अवैध चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग के दौरान बस में लगी आग की घटना से इस समस्या को फिर उजागर कर दिया है। इसके बावजूद न तो स्थानीय पुलिस, न बिजली वितरण कंपनियां और न ही अन्य संबंधित एजेंसियां इन पर प्रभावी कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, सिर्फ कागजों पर, बाजारों में धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल। देश की राजधानी के सड़कों और बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जंग केवल फाइलों तक सिमटती नजर आ रही है। जुलाई 2022 में लगाए गए केंद्र सरकार के प्रतिबंध को 4 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली की जमीनी हकीकत डराने वाली है। हकीकत ये है कि दुकानदार और लोग दोनों ही पर्यावरण से ज्यादा अपनी सुख सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली के पोश इलाके में बड़े शोरूम और मॉल में तो नियम दिखाई देते हैं, लेकिन असली दिल्ली यानी साप्ताहिक बाजारों, जूस की दुकानों और रेहड़ी पटरी वालों पर प्रतिबंध का कोई खौफ नहीं है। सब्जी मंडियां, नारियल पानी, शिकंजी के स्टोर और सिगरेट की दुकानें, पतली प्लास्टिक थैलियां, स्ट्रॉ, थर्माकोल की प्लेटें, ईयरबड्स, प्लास्टिक के प्लेट चम्मच, प्लास्टिक के कप एवं गिलास, प्लास्टिक के चाकू और ट्रे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट की डिब्बी की पैकिंग, मिठाई के डिब्बों की रैपिंग फिल्म और प्लास्टिक स्टीरर की अवैध सप्लाई के मुख्य केंद्र बने हुए हैं।
जनरेटिव एआई में करियर का सुनहरा मौका। आईआईटी दिल्ली ने शुरू किए नए बैच के आवेदन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के बीच जनरेटिव एआई में विशेषज्ञता हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आईआईटी दिल्ली ने नया अवसर उपलब्ध करवाया है। संस्थान के निरंतर शिक्षा कार्यक्रम के तहत 6 माह के जनरेटिव एआई प्रोग्राम के लिए तीसरे बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आईआईटी दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह पूरी तरह ऑनलाइन संचालित होने वाला कार्यक्रम और कार्यरत पेशेवरों, इंजीनियरों और डेटा साइंस व एआई के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो उद्योग की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को उन्नत करना चाहते हैं। सफदरजंग अस्पताल में रचा इतिहास। दुर्लभ हृदय विकार ने की दुनिया की पहली रोबोटिक वॉल्व सर्जरी। सफदरजंग अस्पताल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी विभाग ने दुर्लभ जन्मजात हृदय विकार से पीड़ित मरीज का रोबोटिक तकनीक से सिस्टमेटिक एंटीवर्टिकुलर वॉल्व प्रत्यारोपण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल का दावा है कि चिकित्सा विज्ञान में अपनी तरह का विश्व का पहला मामला है। इस उपलब्धि को अस्पताल निदेशक डॉक्टर कविता शर्मा के नेतृत्व में हासिल किया गया। सर्जरी का नेतृत्व सीटीवीएस विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनुभव डॉक्टर गुप्ता और उनकी टीम ने किया। प्रोफेसर डॉक्टर अनुभव गुप्ता ने बताया कि मरीज कंजेनिटली कनेक्टेड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और डेक्स्ट्रोकार्डिया जैसी 2 दुर्लभ जन्मजात हृदय विकृतियों से पीड़ित था। इस स्थिति में हृदय की निचली संरचना सामान्य से उलट होती है और हृदय सीने के दाएं ओर स्थित रहता है। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत को बनेंगे 20 भव्य स्वागत गेट। यात्रा के अंतिम दिनों में होगी पुष्प वर्षा। कांवड़ियों के स्वागत के लिए राजधानी में 20 स्वागत गेट बनाए जाएंगे। हर एक गेट का नाम किसी न किसी भगवान के नाम पर रखा जाएगा। पर्यटन विभाग गेट बनाने में जुट गया है। कांवड़ यात्रा के आखिरी दिनों में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं कांवड़ शिविरों में बाहरी राज्यों से कांवड़िया आने वाले शुरू हो गए हैं। दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों ने सुरक्षा की कमान संभाली है। डीएम उत्तर पूर्वी अजय कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। शिविरों में पानी व शौचालय की व्यवस्था करवाई गई है। स्वागत गेट बनाए जा रहे हैं। सभी विभागों में तालमेल रहे, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। 200 रैंकिंग एआई सीयूईटी और नई सीटों पर क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लान। डीयू आज सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 199 स्थानों के ऐतिहासिक छलांग से लेकर एनईपी के प्रभावी क्रियान्वयन तक विश्वविद्यालय में हर स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसमें 2021 में डीयू के कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह का भी अहम रोल है। हाल ही में उन्हें 5 साल का सेवा विस्तार भी मिला है। इस तरह से वह डीयू में लगातार दूसरी बार कार्यकाल पाने वाले पहले गुरु भी बन गए हैं। इसे देखते हुए विश्वविद्यालयों की भावी योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शोध संस्कृति, एआई के प्रभाव, छात्र कल्याण और सीयूईटी आदि पर दैनिक जागरण के स्वदेश कुमार और लोकेश शर्मा ने प्रोफेसर योगेश सिंह से खास बातचीत की। जेनजी सम्मेलन में भाजपा का युवाओं को संदेश। भिदुड़ी बोले, वोट बैंक नहीं विकास के भागीदार है युवा। एमबी रोड से तुगलकाबाद ग्राउंड में रविवार को जेनजी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने युवाओं को देश की आबादी का सबसे जीवंत और संसाधन पूर्ण हिस्सा बताया। कहा, सामाजिक परिवर्तन से लेकर आर्थिक सशक्तिकरण तक में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पूर्व सांसद रमेश भिदुड़ी ने कहा कि अभी तक की सरकारों ने डिग्री तो दी, पढ़ाई के आंकड़े तो बढ़ाए, पर युवाओं को उत्थान को लेकर प्रयास में कमी रह गई। उन्होंने युवाओं के उत्थान की नीति को लेकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कहा, भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र, अमृत पीढ़ी ही विकसित भारत 2047 की आधारशिला है। युवा केवल भविष्य नहीं वर्तमान की परिवर्तन करता है। दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा 7.5 लाख का मुआवजा। सरकार ने अधिसूचित की नई योजना। दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृतक कैदियों की परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए नई मुआवजा योजना अधिसूचित कर दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप लागू की गई इस योजना के तहत विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मौत को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। वेब सीरीज द स्टेयरकेस देखकर की पत्नी की हत्या, 12 लाख लेकर भागी पति को दिल्ली पुलिस ने मथुरा से दबोचा। गगन विहार सोसाइटी में पत्नी की गले में कैंची घोंपकर हत्या करने वाले पति कमल को जगतपुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार 53 वर्षीय आरोपित ने संपत्ति विवाद के चलते हत्या की साजिश रची थी। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वे हॉलीवुड की क्राइम सीरीज द स्टेयरकेस से प्रभावित था और उसे लगा था कि हत्या के बाद हथियार ठिकाने लगाने से वह पुलिस की पकड़ से बच जाएगा। पुलिस ने उसे मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। कांवड़ यात्रा में तेज डीजे और भीषण जाम से लोग परेशान, नियमों की धज्जी उड़ा रही प्रशासन पर उठे सवाल। कांवड़ यात्रा 2026 शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा में शुरुआत में ही राजधानी दिल्ली के लोगों को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण, भीषण जाम और ट्रैफिक डायवर्जन को देखने को मिल रहा है। राजधानी में नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिल्ली के लोगों की शिकायत है कि कांवड़ यात्रा के दौरान रात में निकलने वाले जुलूसों में लाउडस्पीकर और डीजे से तेज लिमिट से ज्यादा तेज म्यूजिक बजाया जाता है। तेज आवाज में घरों के अंदर कंपन महसूस होती है। डीजे की तेज आवाज से सिर्फ सेहत को ही खतरा नहीं बल्कि बच्चे की भी रात में ठीक से नहीं सो पाता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रेन और T4 की तैयारी, बिना रीचेकिंग बदल सकेंगे टर्मिनल। क्या है मास्टर प्लान? देश के सबसे बड़े इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अगले एक दशक में बिल्कुल नए और वैश्विक अवतार में ढालने की तैयारी अंतिम चरण में है। नियमों के तहत हर 10 वर्ष में मास्टर प्लान की समीक्षा करनी अनिवार्य है। इसी नियम का पालन करते हुए आईजी एयरपोर्ट की संचालन एजेंसी डायल अपना अगला मास्टर प्लान तैयार कर रही है। आने वाले 1 से 2 महीने में इसे नए मास्टर प्लान की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। यह नया प्लान न केवल आईजी एयरपोर्ट की कुल यात्री क्षमता को 10.5 करोड़ से बढ़ाकर 14 करोड़ पहुंचाएगा, बल्कि पड़ोसी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मिलने वाली चुनौती के बीच दिल्ली के वर्चस्व को भी सुरक्षित रखेगा। दिल्ली के स्कूलों के बाद मेयर ऑफिस सहित लाल किला को भी बम सुड़ाने की धमकी, पुलिस ने सख्त की सुरक्षा। राजधानी में सोमवार को सुबह कई स्कूलों को बम सुड़ाने की धमकी दी गई थी। अभी पुलिस इन धमकियों की तफ्तीश कर रही थी कि दोपहर में दिल्ली के मेयर ऑफिस समेत लाल किला में विस्फोट करने का ईमेल आ गया। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इन सब धमकियों को अफवाह बताया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए जांच की रफ्तार तेज कर दी है। बता दें कि दिल्ली के कई स्कूलों को सोमवार को बम सुड़ाने की धमकी वाले संदेश मिले हैं। इन धमकियों के बाद स्कूल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। धमकाए गए स्कूलों के परिसर की गहन जांच चल रही है। स्क्रीन टू क्राइम सीन रील्स के लिए मर्डर, लाइव कबूलनामा और गैंगवार, दिल्ली में डरा रहा युवाओं का यह ट्रेंड। सोशल मीडिया अब सिर्फ कनेक्शन का जरिया नहीं रहा, यह अपराध का ट्रिगर, टूल और मंच तीनों बन गया है। राजधानी दिल्ली में सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद युवाओं के आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का ट्रेंड डरा रहा है। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार का है, जहां पिछले हफ्ते सोशल मीडिया में आए एक कमेंट पर शुरू हुई बहस 18 साल के लड़के की हत्या में बदल गई। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 8 से 10 लोग शामिल थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, कमेंट्स या डायरेक्ट मैसेज में शुरू होने वाली विवाद अब आपराधिक वारदातों में तब्दील हो रहे हैं। विशेषज्ञ इसे परफॉर्मेटिव क्राइम की बढ़ती प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें अपराधी सोशल मीडिया के जरिए ध्यान, वैलिडेशन या कुख्याति हासिल करना चाहते हैं। मकोका केस में नरेश बाल्यान को राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत संगठित अपराध से जुड़े एक मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। अदालत ने जमानत देने से मना करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ नरेश बाल्यान की याचिका खारिज कर दी। नरेश बाल्यान दिसंबर 2024 से ही न्यायिक हिरासत में मंडोरी जेल में बंद है। ये मामला गैंगस्टर कपिल सांगवान द्वारा चलाए जा रहे संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। कौन थे वो नायक जिन्होंने बदली थी ओडिशा की तस्वीर? अब राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली में प्रतिमा का किया अनावरण। लाजपत नगर स्थित लाजपत भवन में सोमवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष रहे गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। उत्कल बंधु की यह कांस्य प्रतिमा 75 किलोग्राम वजनी है। लोक सेवक मंडल के मुताबिक दिल्ली में संसद भवन के अलावा कहीं भी उत्तर उत्कलमणि गोपबंधु दास की प्रतिमा नहीं है। वे ओडिशा के महास्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और पत्रकार थे, जिनका जीवन लोक सेवा, राष्ट्रभक्ति और मानवता की प्रेरणा का अद्भुत उदाहरण है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चोपड़ा के मुताबिक राष्ट्र सेवा, शिक्षा, सामाजिक समर्पण एवं लोक कल्याण के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने व नई पीढ़ी को प्रेरित करने के उद्देश्य से लाजपत भवन में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है।
कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली में बड़ी तैयारी, स्वागत के लिए बनाए जाएंगे 20 स्पेशल गेट, ड्रोन से होगी निगरानी। कांवड़ियों के स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली में 20 स्वागत गेट बनाए जाएंगे। हर एक गेट का नाम किसी न किसी भगवान के नाम पर रखा जाएगा। पर्यटन विभाग गेट बनाने में जुट गया है। कांवड़ यात्रा के आखिरी दिनों में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं कांवड़ शिविरों में बाहरी राज्यों से कांवड़िया आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। T20 पेट्रोल पर केजरीवाल 100 लोगों संग करेंगे पीएम आवास तक पैदल मार्च, लक्ष्मी योजना से भी असंतुष्ट। E20 पेट्रोल के विरोध में कल प्रधानमंत्री आवास तक होने वाले पैदल मार्च के बारे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च करेंगे। वे E20 पेट्रोल के विरोध में देश भर से 2 लाख लोगों द्वारा साइन की गई ऑनलाइन पिटीशन को प्रधानमंत्री के सौंपने के लिए जाएंगे। इस बीच उन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल केंद्र सरकार जबरदस्ती जनता पर थोप रही है, सवालों का जवाब नहीं दे रही है, लोगों के वाहन खराब हो रहे हैं, उनका माइलेज कम हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी दबाव में मोदी सरकार काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका के दबाव में E20 पेट्रोल को लागू किया जा रहा है। संसद मार्च हिंसा में सीजेपी की तय होगी जवाबदेही, गालीबाज करेंगे 7 दिनों तक जनसेवा, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करने को सहमति दे दी है। यह याचिका 20 जुलाई को हुए संसद मार्च से संबंधित है, जिसमें आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। कोर्ट में मामले का जिक्र करते हुए एक अधिवक्ता ने कहा कि आयोजक आग बुझाने के बजाय उसे और भड़का रहे हैं। वे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और समाज में वे मनस्ते पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ युवा लड़के लड़कियां बहुत आपत्तिजनक और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। 1133 दिनों तक 127 बार सुनवाई के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह बाइज्जतबारी आरोप लगाने वालों पर बोले जो हुआ सो हुआ। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया है। इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई जनवरी 2023 में चल रही थी। महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों से संबंधित इस मामले की सुनवाई 1133 दिनों तक चली। इस बीच इस मामले में कोर्ट में कुल 127 बार सुनवाई की गई। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के आरोपों में ब्रिजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को पर्याप्त नहीं माना और उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर। पीएम को अपशब्द कहने वाली लड़की पर कार्रवाई नहीं करेगी दिल्ली पुलिस, FIR रद्द करने का लिया फैसला। बीते दिनों जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने वाली 15 वर्षीय लड़की के खिलाफ कोई पुलिस केस दर्ज नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। घटना जंतर मंतर पर सीजेपी की विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी। बाद में वायरल हुए एक वीडियो में लड़की प्रधानमंत्री के खिलाफ तीखे अपशब्द बोलती नजर आई थी। नोएडा पुलिस ने शुरू में 0 FIR दर्ज की थी, जिसमें उसकी उम्र गलत तरीके से 25 साल बताई गई थी। इस मामले में कुछ समय बाद लड़की ने खुद एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उसने स्पष्ट करते हुए कहा था कि मैं सिर्फ 15 साल की हूँ, मैंने जो कुछ किया वे माफी के लायक नहीं है। मैंने बहुत सी बुरी बात कही है, यह मेरी पहली और आखिरी गलती है। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसने दावा किया था कि वे प्रदर्शन स्थल पर दूसरों के बहकावे में आकर ये बातें बोली थी। नई पॉलिसी का असर, दिल्ली ईवी में ईवी गाड़ियों की बिक्री का टूटा रिकॉर्ड। जुलाई में बिके 10,000 से ज्यादा वाहन। राजधानी दिल्ली में ईवी की मांग जुलाई में बढ़ गई है। इस माह 10,718 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक आंकड़ा है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली सरकार ने ईवी नीति को लागू किया है और शहर में चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से विस्तार करने की योजना बनाई है। बारिश के बावजूद दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी उमस से राहत। IMD ने जारी किया ताजा अपडेट। सावन के पहले सोमवार को राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश होने का अनुमान है। हालांकि बीच बीच में धूप निकलने पर उमस भी खासा परेशान करेगी। इससे पहले रविवार और शनिवार को भी कई इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। मौसम विभाग की माने तो बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं तापमान भी अभी सामान्य से नीचे उसके आसपास रहेगा। सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा होने की भी संभावना बरकरार है। 70 दिनों तक दिल्ली छावनी स्टेशन पर नहीं रुकेगी 13 ट्रेनें। दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन पर चल रही पुनर्विकास कार्य के कारण यहां से राजस्थान के लिए चलने वाली ट्रेनों की आवाजाही
बाधित रहेगी। डबल डेकर एक्सप्रेस सहित 13 ट्रेनें 70 दिनों तक दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इस दौरान रेल यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के उन्नयन कार्य को पूरा करने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लगाया गया है। इस कारण 13 अक्टूबर तक इन ट्रेनों का ठहराव निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। नशे की हालत में था सांसद पप्पू यादव पर हमला करने वाला शख्स, मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बिहार में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हुए कथित हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पप्पू यादव ने रविवार शाम को लेडी कोहड़े अस्पताल में MLC कार्रवाई की थी, जहां डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट में हमलावर के नशे की हालत में होने की पुष्टि की है। सुमित नाम का युवक नशे की हालत में था, हप्पी बाहर था। मेडिकल रिपोर्ट में अज्ञात पदार्थ की बात कही गई है, यानी उसने शराब अथवा किसी अन्य नशे का इस्तेमाल किया है। अस्पताल सूत्रों और दिल्ली पुलिस मुख्यालय सूत्रों केस की कोडेन कफ सिरप मामले में विपिन चावला पर आरोप तय करने का आदेश। 36,238 बोतलें हुई थी बरामद। 4300 किलोग्राम से ज्यादा की कोडेन बेस्ड कफ सिरप गैर कानूनी रूप से रखने के आरोप में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि साक्ष्य आरोपित व्यक्ति विपिन चावला के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करते हैं और NDPS एक्ट के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कोर्ट ने कहा कि बिना लाइसेंस के दवाएं रखी गई थी और छापे के दौरान दुकान खोलने के लिए चाबियां खुद आरोपित ने ही दी थी। कोर्ट ने कहा कि हालांकि आरोपित को शुरू में 48,118 बोतलें सप्लाई की गई थी, लेकिन सिर्फ 36,238 बोतलें ही बरामद हुई है। बाकी 12,580 बोतलों की बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और शायद इसे बाजार में गैरकानूनी तरीके से खपा दिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।